मालिक जितने भी फाइनल वाले लोग हैं, आपके लिए आज का चार्ट रिवीजन में लेकर के आ रहा हूं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत वैल्यू ऐड करता है ये फाइनल लेवल पे जो है 4 मार्क से लेकर के 8 मार्क तक के कुछ भी रेंज कर सकता है। कौन से वो टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? पहला आपको पूछा जाता है एडवांस मनी फॉरफिटेड, दूसरा आपको पूछा जाता है गिफ्ट, तीसरा आपको पूछा जाता है कैजुअल इनकम, चौथा आपको पूछा जाता है डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, और डीम डिविडेंड में तो खैर अमेंडमेंट भी है। जितने भी सीए फाइनल सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं, आईएफओएस का जो चार्ट रिवीजन है लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चार्ट रिवीजन ओपन कर दीजिए। ये चार्ट अगर आपको चाहिए ekatvam के ऊपर ये मिल जाएगा, vlearnclasses.com पे भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। इंडिया में हमारे जितने नेटवर्क पार्टनर्स हैं आप उनके पास भी जा सकते हैं। और आपको पता है हमारा बेसिक पॉइंट क्लियर रहेगा, इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि इंटरलिंकिंग के साथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। तो चलिए, जितने भी फाइनल वाले बच्चे हैं, लेट अस स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन 56। अब ये सेक्शन 56 क्या है? सेक्शन 56 एक चार्जिंग सेक्शन है आईएफओएस का, और ये बताता है कौन कौन सी इनकम कहां टैक्सेबल है, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल है। अब देखिए 56 के दो पार्ट है, 56(1), 56(2). 56(1) कहता है द इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल इन आईएफओएस। तो दिस मेक दिस पर्टिकुलर हेड वेरी ब्रॉड एंड वेरी वाइड, बराबर है। और 56(2) कहता है कि कुछ इनकम आईएफओएस के अंदर ही टैक्सेबल होंगी, right? So 56(1), income of every kind which is exempt and not chargeable to tax under any other head shall not be chargeable under the income from other sources। तो यहां पे मेरे हिसाब से एक वर्ड होना चाहिए so to provide a bit clarity, income which is not exempt and not chargeable to tax in any other head shall बी टैक्सेबल अंडर ऑफ अदर सोर्सेस। अब यहां से 1 से लेकर के नीचे तक के जो आपको दिख रहा है ना 17-18 पॉइंट, ये सारे के सारे 56(2) बताता है दैट इज कौन कौन सी इनकम कहां टैक्सेबल है, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल है। ठीक है, मैं इसे रैंडमली लेने वाला हूं, कहीं से भी ऊपर से नीचे तक, जहां पे मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वहीं मैं कहीं और जाऊंगा, अदरवाइज मैं एक एक पॉइंट को लूंगा। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सबलेटिंग पे आ जाते हैं। अब ये सबलेटिंग क्या होता है? मान लीजिए प्रॉपर्टी क्या किया, ए ने बी को किराए पे दिया और बी ने सी को किराए पे दिया। यस, सो ए ने लेट आउट किया बी को, बी ने लेट आउट किया किसको, सी को। अब ए क्योंकि ओनर है, ए की इनकम कहां जाएगी, एचपी में जाएगी, बिकॉज ही इज द ओनर। और यहां पे इनको लगने वाला है सेक्शन 22, बिकॉज सेक्शन 22 कहता है अगर ओनर को कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो वो एचपी में टैक्सेबल होना चाहिए। पर अब बी को जो इनकम आ रही है ये कहां टैक्सेबल होगी, आईएफओएस में टैक्सेबल होगी एज पर सेक्शन 56(2). वाई? बिकॉज ये ओनर नहीं है, और ओनर ना होते हुए अगर कोई इनकम आ जाती है तो वो कहां जाती है, आईएफओएस के अंदर में जाती है। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग विल बी टैक्सेबल इन आईएफओएस। दूसरा आता है रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट। एचपी के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। अगर वेकेंट प्लॉट है दैट मींस लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट कनेक्टेड देयर टू। वेकेंट प्लॉट का जो लैंड वेकेंट प्लॉट है इसका जो रेंट आता है ये हमेशा कहां जाता है बेटा, आईएफओएस के अंदर में ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिट रेंट नॉट सेपरेबल। अब ये कंपोजिट रेंट क्या होता है दोस्त? मान लो अगर आपने प्रॉपर्टी दी है अलॉन्ग विद फर्नीचर एंड अदर फैसिलिटी, और आपने रेंट अग्रीमेंट में इसको सेपरेट नहीं किया कि प्रॉपर्टी का कितना और फर्नीचर का कितना, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा जो रेंट है ना वो कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी कंपोनेंट। यस, तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर, आपका क्लाइंट रेंट एग्रीमेंट बना रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी दोनों भी क्या किया जाए, अलग अलग किया जाए। यस, तो ये तीनों भी किससे रिलेटेड थे, एचपी से रिलेटेड थे। चौथा है बेटा डायरेक्टर सिटिंग फीस। अभी जो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, राइट, ये क्या होता है, डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए जो पैसा मिलता है इसको हम कहते हैं डायरेक्टर सिटिंग फीस। और डायरेक्टर सिटिंग फीस आपको जितना भी मिलता है ये कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब ये एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है? मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोई अग्रीमेंट किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो हम इसे कहते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड, राइट। और जितना एडवांस आपने लिया था आपने इसे फॉरफिट कर दिया तो हम इसे कहते हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। टू आफ्टर 2014, आफ्टर 1/4/2014 जितना भी एडवांस मनी फॉरफिट किया है ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस। ये टैक्सेबल होता है कहां बेटा, अंडर द हेड ऑफ आईएफओएस। यस, और यही चीज नेक्स्ट हेडिंग के अंदर में भी लिखी है। आप नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है 2014 के बाद किया है तो इसे कहाँ टैक्सेबल करना है, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल करना है। यस और नो? अच्छा जी,
इसको कहां टैक्सेबल करना है, आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल करना है। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन। देखिए एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया इज एग्जाम्प्ट, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम फॉरेन इज नॉट एग्जाम्प्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम जो फॉरेन से आ रही है इसे टैक्स किया जाएगा, और कहां टैक्स किया जाएगा, आईएफओएस के अंदर में टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सम रिसीव्ड अंडर द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम बाय वे ऑफ बोनस। अब ये क्या पॉइंट है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 1010D का जो सेक्शन है ये एलआईपी पे मिला हुआ फाइनल अमाउंट एग्जम्प्ट करता है, या यूएलआईपी पे मिला हुआ फाइनल अमाउंट को क्या करता है, एग्जम्प्ट करता है, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यस, इसको मैंने सेपरेटली एग्जम्पशन चार्ट में भी डिस्कस किया है, इसको मैंने सेपरेटली डिडक्शन टॉपिक में भी डिस्कस किया है इंटरलिंकिंग करते वक्त, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। सो एलआईपी और यूएलआईपी का जो फाइनल अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, पर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो फाइनल अमाउंट रिसीव हुआ है, राइट, अब इसकी टैक्सेबिलिटी आपको 3 हेड में देखने को मिलेगी। अब ये जो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी है कई बार आपको ये सैलरी में भी देखने को मिलता है, कई बार पीजीबीपी में भी देखने को मिलता है, और कई बार आईएफओएस में भी देखने को मिलता है, और बच्चा कंफ्यूज रहता है यार तीनों हेड में से डालना किधर है। आप टेंशन मत लो, यू हैव गॉट माई साइड, तो मैं आपको बता दूंगा किधर डालना है। देखो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब वो एक आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसे हम कहते हैं कीमन। अब ऐसे केस में अगर ये एम्प्लॉय को मिलता है पैसा तो ये सैलरी में टैक्सेबल होता है। मान लीजिए अगर ये कंपनी को पैसा मिलता है कि भैया उसका कीमन हट जा रहा है तो कंपनी को लॉस हो रहा है, तो एक कंपनी को अगर ये पैसा मिलता है तो इसे पीजीबीपी में टैक्सेबल किया जाता है, और अगर ये उसके घर वालों को मिलता है, एम्प्लॉय के घर वालों को मिलता है, तो ये आईएफओएस के अंदर में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है। तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड, राइट, इंक्लूडिंग द सम बाय वे ऑफ बोनस, ये टैक्सेबल होगा या तो सैलरी में, या तो पीजीबीपी में, या तो आईएफओएस में, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एज द केस मे बी, पर ये एग्जम्प्ट नहीं होने वाला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। वाह भाई साहब, ये समझ लेते हैं जरा। देखिए यहां पे एक और पॉइंट है 15th पे, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड जो आपको आ रहा है ये आपकी इनकम नहीं माना जाता। आपके मन में डेफिनेटली सवाल उठेगा कि सर मेरा इनकम टैक्स रिफंड मेरा इनकम क्यों नहीं है। जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो क्या आप पीजीबीपी में डिडक्शन लेते हैं? द आंसर इज नो। एक सेक्शन होता है पीजीबीपी में 40A। अगर आपने पीजीबीपी का चार्ट रिवीजन नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाकर के आपने जरूर देख लेना चाहिए। कहां पे? चार्ट रिवीजन के अंदर में। यस, पीजीबीपी, सैलरी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक अपलोड हो गए। प्लेलिस्ट देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहां से ढूंढते हैं? सीए विजय साडा चैनल पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, वहां क्लिक करो, वहां पे आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे। यस, अच्छा जी। अब क्या होता है जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, सेक्शन 40A आपको ये डिसअलाउ कर देता है बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पीजीबीपी में ये ऐड बैक हो गया, बराबर है। अब इनकम टैक्स का जब रिफंड आएगा, जब आपने इसको एक्सपेंसेस ही क्लेम नहीं किया, इसकी रिकवरी के टाइम पे वो इनकम नहीं माना जा सकता। भाई बात बराबर है कि नहीं? जब आपने एक्सपेंसेस ही क्लेम नहीं किया, अगर इसकी रिकवरी भी होती है तो वो इनकम नहीं माना जाता, एंड दैट इज द रीजन इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। क्या आपको ये पता था? रीजनिंग पता थी? रीजनिंग अगर नहीं पता थी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी मजा आएगा कि आपको कुछ नेक्स्ट टाइम बता पाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कई बार इनकम टैक्स रिफंड लेट आने के चक्कर में इंटरेस्ट भी आता है, यस और नो। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, प्रैक्टिकली इसे अर्निंग माना जाता है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम क्योंकि इसे पहले खर्चा नहीं माना गया था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, इसे इनकम माना जाता है। ये इनकम कहां टैक्सेबल होती है? आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट आता है आपका रॉयल्टी इनकम। देखिए रॉयल्टी इनकम जनरली पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। जो भी व्यक्ति रॉयल्टी इनकम को अर्न कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये पीजीबीपी में टैक्स होती है, और अगर ये पीजीबीपी में टैक्स नहीं हुई तो आपको इसे आईएफओएस में टैक्स करना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और सिक्योरिटी। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई लोन दिया है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कोई सिक्योरिटीज ली है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर एंड बॉन्ड, या फिर आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट इनकम अगर ये आपका मेन एक्टिविटी नहीं है तो आपको ये आईएफओएस के अंदर में ही टैक्स करना होगा। अब आपको बता देता हूं एग्जामिनर आपको क्या करेगा, आपको पीएनएल दिया जाएगा। यस, टोटल इनकम का एडजस्टमेंट बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। आपको क्या किया जाएगा? आपको पीएनएल दिया जाएगा। पीएनएल के अंदर में क्रेडिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होगी आपके हिसाब से? आपको सबसे पहले पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त इसे माइनस करना है क्योंकि ये पीजीबीपी इनकम नहीं है।
फिर आईएफओएस का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना है, आईएफओएस में आपको इस इंटरेस्ट इनकम को टैक्स करना है। ये पहला एडजस्टमेंट होगा जो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ गया कि इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस में आएगी, लेकिन उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो पीजीबीपी से लेस करना, आईएफओएस में जाना, आईएफओएस में आपको ऐड करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि दोस्त इससे इंटरलिंक आपको करना है डिडक्शन को भी। अब एक और इंटरलिंकिंग करके दे रहा हूं डिडक्शन को भी। थर्ड एडजस्टमेंट होगी डिडक्शन में। अगर आपने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया है, अगर आपने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन 80 टीटीए में लेना। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 80 टीटीबी में लेना। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो यही इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर हो, चाहे वो एफडी के ऊपर हो। हालांकि अदर जो लोन के ऊपर आ रहा है, सिक्योरिटी पे आ रहा है, इस पे कोई डिडक्शन नहीं है। तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है सबसे पहले पीजीबीपी से लेस, दूसरा एडजस्टमेंट आईएफओएस में ऐड, तीसरा एडजस्टमेंट डिडक्शन इफ एनी सब्जेक्ट टू 115 बीएसी। ये 3 एडजस्टमेंट कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ एमपी एंड एमएलए। एमपी और एमएलए की जो इनकम होती है ये सैलरी में टैक्स नहीं होती। जी हाँ, एमपीज और एमएलए दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हर महीने जो अमाउंट मिलती है ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। वाई सैलरी में टैक्स क्यों नहीं होती सर? उसका रीजन ये है बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट इज द रीजन इनका इनकम जो है ये आईएफओएस के अंदर में जाता है। यस मालिक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन एंड एनहांस कॉम्पनसेशन। ये वो चीज है जो पूछी जाती है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट जरूर कर दूंगा। वेट अ मोमेंट। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन है सर, ये क्या होता है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी लैंड को कंपलसरीली एक्वायर कर दिया जाए। जब आपकी लैंड कंपलसरीली एक्वायर हो जाती है तो ऐसे केस में आपको सरकार कॉम्पनसेशन तो देती है, वो कॉम्पनसेशन कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, लेकिन इस कॉम्पनसेशन के साथ आपको इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि कॉम्पनसेशन कई बार डिले हो जाता है। सो व्हेन अ कॉम्पनसेशन इज बीइंग डिलेड, then you get the interest on compensation and enhanced compensation. This interest on compensation and enhanced compensation is taxable in IFOS. It is to be noted that compensation and enhanced compensation is taxable in capital gain, section 45(5), whereas interest on compensation and enhanced compensation is taxable under the head of IFOS. Let me remind you, interest on compensation and enhanced compensation is taxable in IFOS and 50% of such compensation is allowed as deduction. This is a standard deduction on interest on compensation, enhanced compensation. जितना compensation मिलेगा, चाहे ये किसी भी ईयर को pertain कर रहा हो, आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना है, ओनली 50% गेट टैक्स। और क्योंकि 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, किसी भी और तरीके का खर्चा टू गेट दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यही चीज नीचे भी लिखी है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, चेक कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन एंड एनहांस कॉम्पनसेशन। Such compensation is taxable in IFOS in the year of receipt. तो जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल, एंड 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो जितना इंटरेस्ट आपको मिला इसका 50% जो है ये आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन बोल के मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट पर्टेन। ये कौन से ईयर से पर्टेन करता है डजंट मैटर। दूसरा, ये 50% के अलावा कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। ये 50% के अलावा कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। यस और नो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। मान लीजिए आपके घर पे रेड पड़ी या असेसमेंट हुई और आपकी कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसका सबसे पहले वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, यू फेल टू गिव एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन गिवन बाय यू इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इस पूरी इनकम के टाइप को हमने सेक्शन 69 की सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, तो सेक्शन 69 की सीरीज को यहां पे रिकॉल जरूर करना। तो मान लीजिए अगर आपको कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिली है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिला है, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड मिला है, या इस तरह की कोई भी इनकम मिली है, यस, आपसे पहले एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। आपने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ये इनकम को कहां टैक्सेबल कर देंगे वो लोग? IFOS में टैक्सेबल कर देंगे। हालांकि अगर आपने कोई स्पेसिफिक हेड बताया तो वहां लेके जाएंगे, नहीं तो इसे IFOS में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर आपका मेन बिजनेस नहीं है तो ये IFOS के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये मेन बिजनेस है PGBP में टैक्सेबल होगा, मेन बिजनेस नहीं है IFOS में टैक्स हो जाएगा। यस। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब ऐसे केस में अगर कोई प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम के अंदर में, तो आपके हाथ में इसको टैक्सेबल किया जाता है। द प्रीमियम कंपोनेंट जो है इसको क्या किया जाता है? टैक्स किया जाता
है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को आगे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस एक्सेट्रा शैल ऑल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला है, राइट, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के जगह पे आपको क्या मिला है, कोई कॉम्पनसेशन मिला है, तो ये कॉम्पनसेशन जो है ये टैक्सेबल होगा कहां बेटा, IFOS के अंदर में। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं X, राइट, दिस कंपनी गेट अमलगमेटेड विद कंपनी Y, कंपनी Y के साथ आपको नहीं जाना, राइट। अब आपको अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑप्शन मिलता है टू लीव दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड टेक द कॉम्पनसेशन फ्रॉम Y। अब ऐसे केस में आप मेरी बात समझिएगा, आप किसके साथ एम्प्लॉयड थे, X के साथ, वेरिन यू गेटिंग द कंपनसेशन फ्रॉम Y हु इज नॉट एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से मिलता सैलरी में टैक्स होता, बट यहां आपको कॉम्पनसेशन Y से मिल रहा है हु इज नॉट एन एम्प्लॉयर, तो ऐसे केस में ये जो कॉम्पनसेशन है ये कहां टैक्सेबल हो जाएगा, IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। यही अगर एम्प्लॉयर से मिलता, दैट इज X से मिलता, तो कहां टैक्सेबल होता, सैलरी में। लेकिन X से ना मिलकर किसी और पर्सन से मिला फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे केस में इसे कहां टैक्सेबल करेंगे, IFOS में टैक्सेबल करेंगे। क्या आपको ये पॉइंट पता था? नहीं पता था तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा अगर ये चार्ट रिवीजन आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है तो। चलिए, अगर आप देखेंगे आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हमारे कुछ पॉइंट्स अभी भी डिस्कस करने पेंडिंग है, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जिसको हम डिस्कशन में लेके आ रहे हैं वो है हमारा कैजुअल इनकम। तो चलिए कैजुअल इनकम को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इसे आगे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या क्या बाकी है, कैजुअल इनकम, डिविडेंड, गिफ्ट, फैमिली पेंशन, राइट, हमारा ये पॉइंट बाकी है। लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन हियर इन आफ्टर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट जो हमारा पेंडिंग रह गया था। सबसे पहले आते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम की टैक्सेबिलिटी सेक्शन 115 डबल बी के अंदर में आती है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट इनकम और स्पेशल इनकम एज द केस मे बी। तो इसे क्या माना जाता है, एक स्पेशल इनकम माना जाता है और सेक्शन 115 डबल बी के अंदर में आता है। इस सेक्शन के अंदर में ऑनलाइन विनिंग से जो इनकम आ रही है वो कवर नहीं होती, तो ऑनलाइन विनिंग इसके अंदर में कवर नहीं होती। बाकी जो अदर विनिंग है, अदर कैजुअल विनिंग है, वो डेफिनेटली इसके अंदर में कवर हो जाती है। अब कैजुअल विनिंग मतलब काय से विनिंग, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, बेटिंग, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, गेम ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी तरीके का गेम शो अदर देन ऑनलाइन विनिंग, वो इसके अंदर में कवर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे विनिंग टैक्सेबल होती है। क्या टैक्सेबल होती है बेटा, विनिंग टैक्सेबल होती है, और इसी के लिए इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सेक्शन 58 कहता है जब आप कैजुअल इनकम अर्न करेंगे, मतलब लॉटरी, हॉर्स रेसेस, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा, इसमें से कोई डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। यस, अब क्योंकि विनिंग टैक्सेबल है, क्या टैक्सेबल है बोलो जल्दी से, विनिंग टैक्सेबल है, तो इसमें से कोई लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं होते। यहां पे एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, नो लॉसेस सेट ऑफ, मतलब ना इस इनकम से कोई डिडक्शन मिलता है, ना ही इसमें से कोई सेट ऑफ परमिटेड है। तो मान लीजिए अगर आपका पीजीबीपी लॉस है और आपका लॉटरी इनकम है, तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज नो, इन इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। पर क्या आप जानते हैं इनसे कोई लॉस भी अराइज नहीं हो सकता, क्योंकि जो टैक्सेबिलिटी है वो विनिंग पे टैक्सेबिलिटी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को लॉटरी से लॉस आ गया, लॉटरी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं आपको लॉस हो गया। इट्स अ गेम ऑफ चांस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अदर हेड का इनकम लॉटरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, वेराज इसमें जो लॉस है उसे कंसिडर ही नहीं किया जाता। यस, फर्दर सेक्शन 115 डबल बी कहता है कि दिस इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। इसे कितने पे टैक्स किया जाता है? इसे टैक्स किया जाता है एट द रेट ऑफ 30%। यस और नो? मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कैजुअल इनकम अर्न करते हैं तो चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है 80C टू 80U वाले वो आपको नहीं मिलते। जी हाँ, यानी आपको कोई लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, आपकी इनकम 30% पे टैक्स हो जाएगी, आपको इस इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, पूरी इनकम टैक्सेबल है। अब जब से मैं कहना क्या चाहता हूं, बात समझना, जब मैं कह रहा हूं पूरी इनकम टैक्सेबल है, पूरी इनकम टैक्सेबल है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अज्यूम करिए आपने 10 रुपए का एक लॉटरी टिकट खरीदा और इससे 100 रुपए की विनिंग हुई, आपकी इनकम कितनी हुई? टेक्निकली 90, क्योंकि 10 तो आपने खुद लगाए थे,
पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता व्हेन इट कम्स टू विनिंग फ्रॉम कैजुअल एक्टिविटी। हाँ, पूरे 100 के 100 टैक्सेबल, और जो 10 रुपए का आपने लॉटरी टिकट खर्चा किया उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। द होल इनकम गेट्स टैक्स, राइट। जनरली इनकम टैक्स में सिर्फ नेट इनकम टैक्स होती है, यहाँ विनिंग टैक्सेबल हो जाती है, तो पूरे 100 टैक्स हो जाएंगे। और जो 10 रुपए का लॉटरी टिकट आपने खरीदा था उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला भाई साहब आपको। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला आपको, यही बात कह रहा है सेक्शन 58(4), नो डिडक्शन, ना इससे कोई लॉस सेट ऑफ होगा, 80C to 80U के भी डिडक्शन नहीं मिलने वाले। चलिए इंटरलिंकिंग करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है मेरे को मजा इंटरलिंकिंग नहीं आता है। एक सेक्शन है सेक्शन 194B/BB, टीडीएस के दो सेक्शन है 194B और 194BB। क्या कहते हैं ये सेक्शन, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं ये सेक्शन। ये सेक्शन कहते हैं, मान लीजिए जब भी पेयर विनिंग दे रहा है और ये विनिंग कितने से ऊपर जा रही है, 10,000 के ऊपर जा रही है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। क्या आपको भी ये सेक्शन याद है? अगर पेयर क्या करता है, विनिंग दे रहा है, जनरल विनिंग, हॉर्स रेस विनिंग, राइट, और ये विनिंग 10,000 के ऊपर जा रही है, तो 30% का टीडीएस होगा। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब मेरे को लॉटरी इनकम मिलेगी वो टीडीएस कट करके ही मिलेगी, मतलब मेरी जो इनकम होगी वो नेट ऑफ टीडीएस होगी। अगर प्रॉब्लम में नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो आपको आईएफओएस टैक्स करते वक्त इसे ग्रॉस अप करना है। अगर आपको नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो आपको आईएफओएस करते वक्त ग्रॉस अप करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया एग्जामिनर इसे पूछेगा कैसे। आई एम श्योर आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे इस चार्ट रिवीजन में। अब देख, मैं तेरे को 4 एडजस्टमेंट बताता हूं, चारों एडजस्टमेंट तेरे को टोटल इनकम के लिए बड़ी काम आएगी, और अगर तेरे को ये एग्जाम में काम आ गई तो थैंक मी लेटर। समझना क्या होता है। सबसे पहले देखो एक पीएनएल दिया जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में तेरे को लिखा जाएगा विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लेट्स से 7,000 नेट। समझ में आया? इस तरीके से तेरे को लिखा जाएगा। अब जैसे तुझे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 7,000 नेट लिखा है, तेरे को क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त तुझे इसे लेस करना है। व्हाई? दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन पीजीबीपी। तो पीजीबीपी लेस करते वक्त तुझे इसे पीजीबीपी कैलकुलेट करते वक्त तुझे इसे लेस करना है। दूसरा, आईएफओएस का एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना है, वहां जाकर तुझे इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस डालना है। तीसरा, अब कितना डालना है आईएफओएस में? पूरा 10,000। दैट इज, अगर तुझे अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो तुझे इसे ग्रॉस करना है। ग्रॉस कैसे करते? अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। मतलब अगर तुझे 7,000 मिला था, मतलब टीडीएस का रेट तो 30% ही कटा होगा, 7,000 डिवाइडेड बाय 30%, अगर तू ध्यान देगा ये बन जाता है 10,000। तो जब तू आईएफओएस में लेता रहेगा, इसको तेरे को कितना लेना है? 10,000। पीजीबीपी से कितना माइनस करना है? तू 7,000 माइनस कर रहा है, आईएफओएस लेते वक्त तुझे 10,000 लेना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हो गया तीसरा एडजस्टमेंट। चौथा एडजस्टमेंट, अब तुझे क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। अपनी टोटल इनकम निकाल, टोटल इनकम निकाल करके टैक्स कैलकुलेट कर। टैक्स में से 3,000 तेरे को माइनस करना है, ये तेरा फोर्थ एडजस्टमेंट है। टैक्स में से 3,000 तेरे को माइनस करना है। अब आप पूछ रहे होंगे टैक्स में से 3,000 क्यों माइनस करना है? अरे मेरे दोस्त, मेरी जान, 3,000 रुपए जो टीडीएस कट किया, इट इज अवेलेबल टू यू एज क्रेडिट, टीडीएस क्रेडिट। समझ रहा है? आईएफओएस में तूने 10,000 टैक्स किया था, लेकिन 3,000 तो तू ऑलरेडी पे कर चुका है ना दोस्त, तो देखो 3,000 ये क्रेडिट मिल जाता है, टीडीएस क्रेडिट। यस, आर्टिकलशिप में आपने जरूर समझा होगा, देखा होगा या समझोगे कि 26 AS में इसका क्रेडिट आपको दिखता है। जब आप आर्टिकलशिप में रहेंगे तब आपको दिख जाएगा, या आपने कर ली होगी, व्हाटएवर जिसका जो सीन है। तो आपको ये चौथा एडजस्टमेंट है जो करना होता है। तो 4 एडजस्टमेंट कौन सा है? पीजीबीपी से लेस करना है, आईएफओएस में कंसिडर करना है, आईएफओएस में कंसिडर करते वक्त ग्रॉस इनकम कंसिडर करना है। अगर नेट दिया है तो सर मान लो अगर नेट नहीं दिया है तो दिया है उसे को ग्रॉस अज्यूम कर लेना है। अगर टैक्स कंप्यूटेशन पूछा है तो टैक्स में से टीडीएस माइनस करना याद रखना। और हाँ, 5वां एडजस्टमेंट, आपको इन दोनों एडजस्टमेंट का नोट लिखना होगा कि आईएफओएस में आपने ग्रॉस लिया है और टीडीएस का क्रेडिट आपको अलाउड होता है, इसलिए आपने लिया है। इसके ऊपर नोट लिखनी जरूरी है, नहीं तो टोटल इनकम से मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको मेरे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चनेयर जो हमने एमआरपी में बनाया है, दैट इज एमटीपी, आरटीपी और पास्ट पेपर का एक बेस्ट कंपाइलेशन है, जो भी फॉर सेल अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। उसके अंदर में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम लग रहे हैं, वहां जाके जरूर देखना। सो इफ प्रॉब्लम गिव्स द नेट, ग्रॉस इट अप। इफ नथिंग इज गिवन, यू हैव टू सम इट अप एज ग्रॉस। लॉटरी अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड की जाती है तो उस केस में वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए, पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए। सो ये था आपका कैजुअल इनकम, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा ऑनलाइन विनिंग। अब ये जो ऑनलाइन विनिंग है इसे कैजुअल विनिंग से अलग किया और इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया, 115BBJ, इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लेकर के आए।
राइट। टैक्स रेट बिल्कुल सेम रखा, दैट इज 30%। अगर आप ऑनलाइन विनिंग करते हैं, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, ड्रीम 11, ये ऐसे जितनी भी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑनलाइन विनिंग कर रहे हैं, महादेव बैटिंग ऐप एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जब भी आप कोई जीतते हैं, आपको 30% इसके ऊपर टैक्स देना है। कुछ बातें बिल्कुल कॉमन रखी गई है, कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको इसमें से नहीं मिलने वाला, दैट इज विनिंग इज टैक्सेबल। यस, तो आपने 10 रुपए लगाया और आपको 100 रुपए मिल गए, तो ऐसे केस में आपके 100 के 100 पूरे टैक्सेबल होने वाले हैं, इसमें से 10 का भी खर्चा नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6 से के डिडक्शन इसमें से नहीं मिलते, मतलब 80C to 80U वाले डिडक्शन इसमें से भी नहीं मिलते, राइट। अनएडजस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट आप इसमें से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये क्या है? स्पेशल एडजस्टमेंट बेसिक चार्ट रिवीजन में देखना। नेक्स्ट, सेट ऑफ लॉसेज इज नॉट परमिटेड। इस इनकम से किसी भी तरीके के लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। द पेयर ऑफ सच विनिंग शैल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194BA। इंटरलिंकिंग, जो पेयर होगा वो जब भी देगा टीडीएस 194BA के अंदर में कट करके देगा। अगेन पार्ट एडजस्टमेंट बताइए क्या होगा? पीजीबीपी के क्रेडिट साइड में दिया होगा तो पीजीबीपी से लेस करना, आईएफओएस में ऐड करना, आईएफओएस में ग्रॉस इनकम ऐड करना, टैक्स निकालते वक्त जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसे माइनस कर देना, एंड इन दोनों पॉइंट के ऊपर नोट लिख देना। 5 एडजस्टमेंट कर लेना, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, थैंक मी लेटर। तो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को भी 30% पे क्या किया गया है? टैक्स किया गया है। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, राइट, जो आपके मॉड्यूल में दिया है और रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में हम लोगों ने समझाया है कि दोस्त, जब तेरे को ये इनकम कंप्यूट करना होता है ना, ये इनकम कंप्यूट करते वक्त तुझे याद रखना होता है कि तेरे को इसमें से टैक्सेबिलिटी एट द ईयर एंड आती है या तो अमाउंट विड्रॉल पे आती है। या तो तू जब अमाउंट विड्रॉ करते रहेगा तब टैक्सेबिलिटी आएगी, या तो तेरे को ईयर एंड पे इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। यस और नो, राइट। तो जब भी तेरे को दिया रहेगा, लेकिन हालांकि अभी जिस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं वहां पे सीधा तेरे को विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स दे दिया जाता है, और वो जो विड्रॉल है या क्लोजर के टाइम पे या ईयर एंड के टाइम पे तेरे को इसकी टैक्सेबिलिटी आती है, वो आपको अभी एज ऑफ नाउ नहीं पूछा जा रहा है। यस, लेट्स मूव अहेड। चलिए, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है दोस्त? रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है द इनकम टैक्सेबल बट नॉट फॉलिंग इन एनी अदर हेड, जो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है। इसमें मेनली 3 इनकम होती है, एक होता है डेली अलाउंस, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। तो एमपीज एमएलएस को डेली अलाउंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, ये अलाउंस का टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। तो ये बस बता रहा है कि ये 3 इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं हम। सेक्शन 56 का एक और पॉइंट था कैजुअल इनकम के बाद गिफ्ट, तो अब हम चालू कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू गिव यू द हाईएस्ट मार्क्स इन आईएफओएस। तो डिविडेंड और गिफ्ट टैक्सेबिलिटी, ये 2 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो गिफ्ट आपको मिल रहा है ये 3 फॉर्म में हो सकता है। पहला, इस सेक्शन को नंबर को याद रखना आपको, ठीक है, 56 to 10 इस सेक्शन नंबर को आपको याद रखना है। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और कई बार तो सिर्फ इस सेक्शन का रेफरेंस देकर के आपको पूछा जाता है। तो 56 to 10 आपको याद रखना है। गिफ्ट आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पे मिल सकता है, एक मनी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे 3 एस्पेक्ट्स पे ही आपको क्या मिल सकता है? गिफ्ट मिल सकता है। या तो वो मनी होगा, या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। 3 चीजों में से एक चीज। पहला, अगर मनी मिला है तो पर्सन या पर्सन से मिला है एक्सीडिंग ₹50,000, द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। जिसका मतलब ये है, अगर एक आदमी से मिले या एक से ज्यादा आदमी से मिले, साल भर में 50,000, दैट इज एक्सीडिंग 50,000 से ऊपर मिल जाए, the whole of such sum is taxable. So cash received in excess of ₹50,000, the whole amount is taxable. तो let's say my friend has given me 55,000. वैसे तो दोस्त गाली के अलावा कुछ देता नहीं है। यस, दर्शन सरी हो गए, ऋषभ सरी हो गए, यस, ये लोग गाली के अलावा तो कुछ देते नहीं है। यशवंत मंगल सरी हो गए, गाली के अलावा तो कुछ देते नहीं है। बट फिर भी मान लो इन्होंने मेरे को 55,000 रुपीज दे दिया, राइट। लेट्स से दर्शन सर ने ही मुझे 55,000 रुपीज दे दिया, तो ऐसे केस में पूरे 55,000 विजय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। लेट्स से तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार ये आदमी हमेशा बेवकूफ बनाता है, हम एक काम करेंगे, गिफ्ट के नाम पे तीनों मिला के 55,000 देंगे। अगर तीनों का मिला के भी 55,000 हो रहा है तो भी विजय के हाथ में 55,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ये बात आपको क्लियर है। दूसरा आता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक, या तो ये विदाउट कंसिडरेशन मिली है या तो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है। अब विदाउट कंसिडरेशन मिली है मतलब हम समझ सकते हैं ये प्योरली गिफ्ट ही होगा।
लॉ कहता है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी का 50,000 से ऊपर है तो होल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल. सो इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000, होल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल. द होल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल. यस, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला है, अब लॉजिकली देखेंगे ना तो ये ट्रांजैक्शन एक परचेज ट्रांजैक्शन है जहां पे कंसिडरेशन तो है पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है वो. अब प्रैक्टिकली ये कोई गिफ्ट नहीं है, लॉ इसे गिफ्ट अज्यूम कर रहा है. मेरी बात समझना, लॉ इसे गिफ्ट अज्यूम कर रहा है. अब इसके लिए मैं आपको प्यारी सी इंटरलिंकिंग करना चाह रहा हूं. ये प्यारी सी इंटरलिंकिंग को समझिए, सुनिए. मान लीजिए V ने एक प्रॉपर्टी किसको बेचा, N को बेचा. अज्यूम करना V ने एक प्रॉपर्टी किसको बेचा, N को बेचा. इस प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था लेट से 60 लाख रुपीस और कंसिडरेशन जो पे हुआ ये हुआ 40 लाख रुपीस ही. अब देखो मैं आपको 2 चैप्टर को मिक्स कर रहा हूं, रादर 3 चैप्टर को मिक्स कर देता हूं. तुम बोलोगे कि सर मजा आ गया, फुल रिस्पेक्ट, मजा आ गया सर. सी V अपना प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो V के हाथ में क्या कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ. हाँ, यहां मन क्या कह रहा है, लाइब्रेरी में भी बैठे हो तो वहां से चिल्ला दो, हाँ सर आ रहा है भैया, कैपिटल गेन आएगा V के हाथ में. यस, बिकॉज प्रॉपर्टी रिलिंक्विश हो रही है, सेल हो रहा है. अब V के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 50C. आपको याद होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करने पे जो सेक्शन अप्लाई होता है वो 50C अप्लाई होता है. और ऐसे केस में आपको याद होगा लॉ कहता था इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. याद आ रहा है क्या आपको? तो ऐसे केस में 60 लाख रुपीस किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, V के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे. यस, इंटरलिंकिंग करके पढ़ना ही सही तरीके से टैक्स को पढ़ना है. अगर मैं आपको सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा दूं तो मेरे भाई वो इंग्लिश पढ़ाना हुआ, वो टैक्स पढ़ाना नहीं हुआ. अगर इंटरलिंकिंग से पढ़ोगे तो ही सेंसिबल है, अदरवाइज इट वोंट मेक एनी सेंस. आप कोई भी पास्ट पेपर उठा करके देख लो, फाउंडेशन से फाइनल उठा करके देख लो, इंटर लेवल पे आपको कोई भी इंटर लेवल बोलो, फाइनल लेवल बोलो, फाउंडेशन लेवल बोलो, आपका रियल नॉलेज चेक किया जाता है. दोनों ट्रांजैक्शन चेक किए जाते हैं. अगर गलत लग रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लो, टोटल इनकम का, कैपिटल गेन का, IFOS का, इसी तरीके के इंटरलिंक करके दिया हुआ है. तो आपको पूरा एस्पेक्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज आपने बेटा क्लास नहीं की, आपने टाइम पास कर लिया. अब ध्यान से सुनना, जो V सेल कर रहा है इस पे कैपिटल गेन आएगा, सेक्शन 50C अप्लाई होगा. और क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ऊपर है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. दूसरी बात, अब ये जो N है मेरे दोस्त, ये जो N है इसके हाथ में 56 to 10 लग जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंसिडरेशन है ये इनएडिक्वेट है. सर कैसे कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है? कंसिडरेशन इनएडिक्वेट माना जाता है इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड्स 10% ऑफ कंसिडरेशन. क्या कंसिडरेशन के 10% से ऊपर है? कंसिडरेशन था 40 लाख, राइट? क्या 10% ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर का है डिफरेंस? आंसर इज यस. एंड क्या ये 50,000 के भी ऊपर का है? आंसर इज यस. सो इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड्स हायर ऑफ 50,000 and 10% of consideration, the whole difference is taxable. अब यहां पे पूरा का पूरा 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. दैट इज 60 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 40 लाख, पूरा 20 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? N के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. अब आप बोलोगे कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हुआ. सर ये कैसी बात हो गई? ये तो डबल टैक्सेशन हो गया. ये 20 लाख रुपए V के हाथ में भी टैक्स हो रहा है, ये 20 लाख रुपए N के हाथ में भी टैक्स हो रहा है. ये तो डबल टैक्सेशन हो गया. सर ये तो गलत है. सर ऐसी बातें कर रहे होंगे तो मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं खेलना, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया. सर साहब ये डबल टैक्सेशन नहीं हुआ. इनकम टैक्स में डबल टैक्सेशन हम तब कहते हैं, इनकम टैक्स में हम डबल टैक्सेशन तब कहते हैं जब एक ही आदमी के हाथ में 2 बार टैक्स हो जाए. आई रिपीट, एक ही आदमी के हाथ में 2 बार टैक्स हो जाए. यहां आदमी अलग अलग है, V and N आर सेपरेट पर्सन. तो जब V and N आर सेपरेट पर्सन तो ये डबल टैक्सेशन माना ही नहीं जाता. हालांकि अगर आप मेरे से पूछेंगे हाँ ये डबल टैक्सेशन है, पर ये पहले की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की चोरी थी उसको अवॉइड करने के लिए लाया गया था. इसका एक डिटेल डिस्कशन मैंने रेगुलर बैच के अंदर में भी किया है और फास्ट ट्रैक में भी किया है, वहां देखने को आपको मिल जाएगा. सो अब V के हाथ में क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा. N के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा. इसीलिए मैंने कहा था ये परचेज ट्रांजैक्शन है, ये एक्चुअली गिफ्ट नहीं है, ये डीम किया जा रहा है एज गिफ्ट. तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड करता है अगर 50,000 से एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से, तो होल डिफरेंस क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है. क्या ये क्लियर हुआ? अब इसमें तीसरा चैप्टर मिक्स कर देता हूं. पहला चैप्टर मिक्स किया मैंने कैपिटल गेन, दूसरा चैप्टर मिक्स किया मैंने IFOS. अब मैं तीसरा चैप्टर मिक्स कर देता हूं TDS. आपको याद होगा एक सेक्शन है TDS के अंदर में 194IA. 194IA कहता है जब भी कोई बायर
बायर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो उसको टीडीएस कट करना है। अब इस केस में एन का कंसिडरेशन क्या 50 लाख के ऊपर जा रहा है? आंसर इज नो। उसी लॉ में एक और अमेंडमेंट है, उस लॉ के अंदर में कहता है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन एक्सीड 50 लाख, अब यहां पे देखिए कंसिडरेशन तो 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भले ही 50 लाख के ऊपर जा रही होगी पर कंसिडरेशन तो 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा, तो ऐसे केस में 194 IA में इसको टीडीएस नहीं करना होगा, रादर ये टीडीएस करेगा ही नहीं। यस और नो, ये टीडीएस करेगा ही नहीं। तो जब भी आप ये गिफ्ट का प्रोविजन पढ़े, 3 सेक्शंस को एक साथ अप्लाई करेंगे, कैपिटल गेन का, IFOS का प्लस टीडीएस, ये 3 सेक्शन को एक साथ एप्लीकेशन करना होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स देगा। यस, क्या आपको ये इंटरलिंकिंग पता थी, ये सेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्शन पता थे? हाँ या ना मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है गिफ्ट के तौर पे आपको क्या मिल सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी 2 तरीके से मिल सकती है, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर जाता है तो होल फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में इफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड 50,000 द होल डिफरेंस इज टैक्सेबल, राइट। सो मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, लेट्स से गोल्ड, राइट, आपको गिफ्ट दिया, फेयर मार्केट वैल्यू था 80,000, आपको दिया 60,000 के अंदर में, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। जो डिफरेंस है वो कितने से एक्सीड करना चाहिए? 50,000 से एक्सीड करना चाहिए। अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। यस और नो, राइट। एक बार इसको चेक कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी जब लेनी है तो वो कब की लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट भी आता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो लेनी है वो कब की लेनी है। देखिए, जनरली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ले सकते हैं, हालांकि डेट ऑफ अग्रीमेंट की भी ली जा सकती है। डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब लेंगे आप? डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप ले सकते हैं अगर कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन उसी दिन पे हुआ हो और वो कंसिडरेशन अकाउंट पे, चेक ड्राफ्ट, ECS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुआ हो तो आप ले सकते हैं, राइट। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिस्प्यूट में है तो जो प्रोविजन 50C में था, दैट इज वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू करेगा, वो आपको क्या करनी होगी? कंसिडर करनी होगी। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि कौन कौन से गिफ्ट टैक्सेबल है। क्या हर एक जन से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल है क्या? द आंसर इज नो। यू ऑल नो दैट देयर इज एन एग्जम्पशन लिस्ट कि कुछ मिले हुए गिफ्ट या इन लोगों से मिले हुए गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, चाहे अमाउंट कुछ भी पहुंच जाए। पहला है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव। अगर रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिला है तो ये टोटली एग्जम्प्ट है, चाहे कोई ओकेजन हो या कोई ओकेजन ना हो। तो कोई ओकेजन हो या ओकेजन ना हो, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव इज टोटली एग्जम्प्ट। सेकंड, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज एग्जम्प्ट। यस, मैरिज किसकी होनी चाहिए? इंडिविजुअल की। मेरे बच्चे की मैरिज में मुझे गिफ्ट मिला, बताओ, टैक्सेबल हो जाएगा। यस, मेरी मैरिज में मुझे मिला, ये एग्जम्प्ट होगा, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे वो नॉन रिलेटिव से मिले, डजेंट मैटर। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर अ विल और इनहेरिटेंस इज टोटली एग्जम्प्ट। गिफ्ट रिसीव्ड इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, सड़क हादसे में किसी की मौत हो गई या फ्लड के चक्कर में किसी की मौत हो गई, सरकार ने आपको क्या दिया? कॉम्पनसेशन दिया। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, टोटली एग्जम्प्ट। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अगर कोई गिफ्ट मिला होगा, एग्जम्प्ट। कोई फाउंडेशन इंस्टीट्यूट जो 1023C में रजिस्टर्ड है, तो मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूट से कोई गिफ्ट मिला होगा, टोटली एग्जम्प्ट। फ्रॉम एनी ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA 12BB, कोई ऐसे ट्रस्ट से मिला जो रजिस्टर्ड है 12AA 12BB के अंदर में, तो यस, ये टैक्सेबल होगा। एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल कवर्ड इन 1023C, इनसे मिला होगा तो एग्जम्प्ट होगा। बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, सेक्शन 47 के इन सब सेक्शंस के अंदर में अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई होगी तो वो नॉट टैक्सेबल एज गिफ्ट होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या दिया? असेट दिया। होल्डिंग कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आने वाला था, सब्सिडरी कंपनी के हाथ में ये IFOS नहीं माना जाएगा। From any individual by a trust created or established for the benefit of such relative, अगर किसी इंडिविजुअल ने असेट ट्रस्ट को ट्रांसफर की जिसका बेनिफिट उसके रिलेटिव को जाने वाला है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रॉम सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड, और ऐसे क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया उनसे मिला है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि अगर कोई इंडिविजुअल है
उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड पेमेंट मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो ऐसे केस में उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ फर्दर पॉइंट्स भी है जो आपको बता दूं। आपको एक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होना आपके पास जरूरी है। दूसरा, बाकी सारे नेसेसिटी डॉक्यूमेंट जो मेडिकल डायग्नोसिस के है एटसेट्रा है, वो आपके पास होना जरूरी है। यस और नो। साथ साथ में इसमें एक और पॉइंट है। अगर मान लो ये रिसीव किया है बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, मान लीजिए कोविड-19 से किसी की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को कंपनसेशन मिला है, तो ये कंपनसेशन भी क्या हो जाएगा दोस्त, एग्जम्प्ट हो जाएगा। चाहे ये एम्प्लॉयर से मिला हो डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर को, या किसी भी अदर पर्सन से मिला हो जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर नहीं जा रही। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला हो, या कोविड-19 से डेथ होने के बाद एम्प्लॉयर से मिला हो, या कोविड-19 से डेथ होने के बाद एम्प्लॉयर की जगह किसी भी पर्सन से मिला हो, पर अगर वो 10 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, तो होल अमाउंट इज एग्जम्प्ट, प्रोवाइडेड आपको ये पैसा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ मिलना चाहिए। एंड आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये जो अमाउंट आपको मिल रही है ये टोटली क्या हो जाएगी दोस्त, एग्जम्प्ट हो जाएगी। फर्दर बेटा यहां पे एक और बात रहेगी कि आपको ये सारी डिटेल्स जो आपको पैसा मिला है डिसीज्ड होने के, जब घर वालों को पैसा मिला है डिसीज्ड होने के बाद, तो ये आपको एओ को सबमिट करनी पड़ेगी। कितने, 9 मंथ्स के अंदर में एओ को ये क्या हो जानी चाहिए, सबमिट हो जानी चाहिए। अब आपने कहा कि फैमिली मतलब कौन हो सकता है, यहाँ पे फैमिली का मतलब है स्पाउस, children of individual, parents, brother and sister of individual, which are only and mainly dependent upon such individual, which are mainly and wholly dependent upon such individual. Yes. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है सर, आपने कहा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जी हाँ, गिफ्ट के लिए वो एसेट, कैपिटल एसेट होना बहुत जरूरी है, दैट इज प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं होता तो ये गिफ्ट टैक्सेबल में नहीं आ सकता। तो सर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है बेटा, प्रॉपर्टी का मीनिंग बड़ा सिंपल है। प्रॉपर्टी का मीनिंग याद रखने का तरीका है इज जड़ पास। प्रॉपर्टी इज जड़ पास। आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस मतलब शेयर्स, जे मतलब ज्वेलरी एंड बुलियन, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी मतलब ड्राइंग, पी मतलब पेंटिंग, एस मतलब स्कल्पचर, ए मतलब एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी प्रॉपर्टी माना गया है। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वो गिफ्ट बोल के टैक्स किया जा सकता है। अब इंस्टीट्यूट इतने बेसिक और इजी क्वेश्चन पूछता है आपको, मैं आपको बताता हूं। वो आपको पूछता है, मान लीजिए राइट, सोना, मेरे जादू की सोना ने जादू की टोना को क्या दिया, सोना मोना ने क्या दिया, आईफोन गिफ्ट किया, बताइए ये टैक्सेबल होगा क्या? द आंसर इज नो, आईफोन इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा बोलता है कि भैया चलिए कि ये फलाना फलाना एग्जाम पास करी तो उसको कार दे दिया, क्या ये टैक्सेबल है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। टेडी बेयर गिफ्ट किया, मेरे जितना बड़ा टेडी बेयर गिफ्ट किया, बताइए वो टैक्सेबल है क्या? द आंसर इज नो। एक बात आपको जो समझनी है वो ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता तो ये टैक्सेबल नहीं होने वाला है। क्लियर है मालिक? हमने एक और बात करी थी, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव इज टोटली एग्जम्प्ट। अब रिलेटिव का मतलब क्या होगा? रिलेटिव का मतलब होता है स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। तो मेरी वाइफ, मेरे भैया, मेरी भाभी, क्योंकि उनके स्पाउस भी कवर है, मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरे सिस्टर, मेरे जीजू, मेरी साला, उसकी वाइफ, मेरी साली और उसका हस्बैंड, राइट? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो हम दोनों के पेरेंट्स कवर है, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर भी कवर है, मतलब मेरे चाचू ताया ये कवर है, मेरी बुआ ये कवर है, मेरी मासी एंड मामा ये भी कवर है। एनी लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली मतलब दादा या पोता कवर हो जाता है। एचयूएफ के केस में एनी मेंबर रिलेटिव में कवर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूट क्या सवाल आपसे पूछता है। फ्रेंड से गिफ्ट मिला, टैक्सेबल हो जाएगा। मदर मेडन रिलेटिव से मिला, टैक्सेबल हो जाएगा। फादर्स कजिन या मदर्स कजिन से मिला, टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ये हुआ रिलेटिव का डेफिनेशन। तो चलिए यहां पे हमारा गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट प्रोविजन देखने जा रहे हैं, फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन में इस साल से, दैट इज फाइनेंस एक्ट 24 से एक अमेंडमेंट भी आया है कि
यहां पे जो 15,000 है ना, अगर एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट कर लेता है तो ये 15,000 कितना हो जाएगा सर, 25,000 हो जाएगा। सो ये 15,000 की लिमिट को 25,000 कर दिया है फाइनेंस एक्ट 2024 ने। अगर 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 आप क्या कर लेते हैं, 115 बीएसी को ऑप्ट कर लेते हैं तो चेक कर लीजिए मालिक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों का इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। वेल सबसे बड़ा अपडेट, ये जो कॉन्सेप्ट था ना इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये प्राइवेट कंपनीज जब शेयर इशू करती थी, क्लोजली हेल्ड कंपनी जब शेयर इशू करती थी और ये शेयर अगर प्रीमियम पे इशू करती थी, तो ये जो प्रीमियम होता था ना बेटा, ये टैक्सेबल हो जाता था। दैट इज कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू को आईएफओएस माना जाता था। लेकिन इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो आपके फाइनेंस एक्ट ने हटा दिए हैं। तो मैंने चार्ट में जरूर रखा है क्योंकि आप अगर कुछ पास्ट एग्जाम देखें तो उसमें आपको शायद इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग मई 25, नवंबर 25, जून 25, दिसंबर 25 दे रहे हैं, आप ये प्रोविजन बिल्कुल कट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोविजन जा चुका है। तो क्योंकि ये प्रोविजन जा चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्ट का ये वाला पार्ट आप कट भी कर दोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके लिख करके दे दिया है। यस और नो। तो चलिए अब बात करेंगे डिविडेंड के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट आता है डिविडेंड का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं। डिविडेंड। डिविडेंड टैक्सेशन हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। अब एक बात समझिए, जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है इसके एडजस्टमेंट्स क्या होंगे। देख तेरे को डिविडेंड के अंदर में अगेन 3 से 4 एडजस्टमेंट है जो समझने हैं। डिविडेंड तुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा। तुझे क्या करना है, सबसे पहले पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त डिविडेंड को वहां से लेस कर देना है। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट तेरा हुआ, बराबर है। फिर आईएफओएस में जाकर के तुझे डिविडेंड इनकम को कंसिडर करना है। तीसरा, अगर तुझे याद हो सेक्शन 194 कहता है डिविडेंड अगर 5,000 रुपए से ऊपर गया तो टीडीएस कटेगा। मतलब डिविडेंड जो होगा अगर ये नेट नहीं होगा तो तुझे इसे ग्रॉस करना है। यस। और फिर तुझे जब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है, जो डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटा है तुझे इसका क्रेडिट लेना है। एंड पांचवा एडजस्टमेंट जो तुझे करना है कि भैया आपको डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के ऊपर नोट लिखना होगा। तो कम ऑन, 5 एडजस्टमेंट कौन कौन से है। पीजीबीपी से लेस, आईएफओएस में ऐड, अगर ये नेट ऑफ टीडीएस है तो इसे ग्रॉस ऑफ टीडीएस करना है। टैक्स निकालते वक्त जो टीडीएस है इसका क्रेडिट ले लेना है। पांचवा, तुझे डिविडेंड के ऊपर क्या करना है, नोट लिखनी है। ये 5 एडजस्टमेंट तुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो एडजस्टमेंट तुझे यहां भी करनी है। चलिए मैं आपको बता दूं, सेक्शन 8 आपके डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी को लेकर के आता है, जो कहता है इंटरम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, डीम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल डिस्ट्रीब्यूट या पे हुआ, फाइनल डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल एजीएम के अंदर में डिक्लेयर हुआ। बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 कहता है डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकेम द लायबिलिटी ऑफ कंपनी, एंड हेंस जो डिविडेंड है वो जब रिसीव होता है तब टैक्सेबल होता है, या फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर हो जाता है उस साल टैक्सेबल हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो डिविडेंड है ये आपका नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, यानी टैक्स निकालते वक्त नॉर्मल रेट पे इसे टैक्स किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक चैप्टर में एंड टोटल इनकम में रखे हुए हैं, आप जाकर के जरूर देखिएगा, वहां पे इस पे क्वेश्चन रखे गए हैं। अच्छा, दूसरा डिस्कशन हम लोग कर देते हैं, व्हाट अबाउट सरचार्ज ऑन डिविडेंड। आप सभी जानते हैं कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज जो है वो 15% के ऊपर नहीं जाता। सो आपका जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है ये कितना जा सकता है, 15% ऑन डिविडेंड इनकम इफ द इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ ऑल्सो। इसके बाद में आते हैं, क्या डिविडेंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है क्या। तो जी हाँ, सेक्शन 57 डिडक्शन देता है इंटरेस्ट का। यस, अगर इंटरेस्ट आपने पे किया है तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, नॉट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब आपके मन में टेक्निकली क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई डिविडेंड का इंटरेस्ट से क्या लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए आपने लोन लिया था और लोन लेके शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, लोन लेके आपने क्या किया था, शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे केस में दोस्त, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एंड डिविडेंड इनकम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम व्हिचएवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन। यस और नो। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। फिर आता है टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है क्या उसको टीडीएस करना जरूरी है। यस, अगर वो रेसिडेंट को दे रही है और ये डिविडेंड 5,000 से एक्सीड करता है तो आपको 10% का टीडीएस करना होगा सेक्शन 194 के तहत। रादर अगर म्यूचुअल फंड कंपनी भी डिविडेंड दे रही है 5,000 के ऊपर तो उनको 194 के में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर कंपनी डिविडेंड नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को दे रही है तो टीडीएस जो होगा ये सेक्शन 195 के अंदर में होगा।
along with surcharge and applicable HEC as the case may be। क्योंकि जब आप रेसिडेंट को पे करते हो तो TDS रेट पे आप क्या नहीं करते, सरचार्ज एंड HEC नहीं लगाते, लेकिन आप नॉन रेसिडेंट को जब भी पेमेंट करते हो तो इसके ऊपर सरचार्ज एंड HEC भी आता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के अंदर में आता है ATM का। ये ATM का जो डिडक्शन है ये डिडक्शन है, ATM का जो डिडक्शन है ये डिडक्शन है जो आप टोटल इनकम से लेंगे फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। जी हाँ, डोमेस्टिक कंपनी, अगर इंडिया में कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, चाहे वो अनदर डोमेस्टिक कंपनी से हो, फॉरेन कंपनी से हो या बिजनेस ट्रस्ट से हो, एंड एट द सेम टाइम ये डिविडेंड पे भी करते हैं, एंड सच डोमेस्टिक कंपनी ऑल्सो पेड द डिविडेंड। तो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिला है एंड एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, डिविडेंड पे भी करते हैं। तो ऐसे केस में 100% ऑफ डिविडेंड इनकम अर्न और अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 month prior to the date of filing ROI, whichever is lower will be allowed as deduction, whichever is lower will be allowed as deduction। So dividend received or dividend paid 1 month before the date of filing ROI, whichever is lower will be allowed as deduction। हम इसे इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड रिसीव हुआ है एंड उन्होंने डिविडेंड पे भी किया है, तो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड whichever is lower will be allowed as deduction। अब ये डिविडेंड पेड हम कब तक का कंसिडर करेंगे, 1 month prior to the date of filing ROI। यस, चेक कर लीजिए सर, डन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डीम डिविडेंड, यस और नो। अब देखो डीम डिविडेंड कहां से कहां तक के है, राइट, ये आप पहले समझिए। जो डीम डिविडेंड है ये कवर होता है सेक्शन 222 की सीरीज के अंदर में। जी हां, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 की सीरीज में डीम डिविडेंड कवर होता है। अब डीम डिविडेंड जो कवर होता है ये कवर होता है सेक्शन 222A से लेकर के 222F तक के। सर 222F, हाँ जी, फाइनेंस एक्ट 2024 ने 222F भी लेकर के आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीम डिविडेंड की। डीम डिविडेंड कवर होता है सबसे पहले सेक्शन 222A के तहत। 222A कहता है अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है क्या एसेट्स टू इट्स शेयर होल्डर to the extent of accumulated profit, it will be considered as deemed dividend। So अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है to the extent of accumulated profit, release of its asset to the shareholder, it will be considered as deemed dividend and fair market value of the asset shall be taken for the calculation of deemed dividend। मान के चलिए कंपनी ने क्या कर दिया, 10 लाख रुपीस की एक बिल्डिंग, राइट, किसको ट्रांसफर कर दी, शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दी, विच इज इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये जो 10 लाख रुपीस है, राइट, जबकि कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 8 लाख रुपीस के हैं, तो 8 लाख रुपीस तक की अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। दैट इज 222A। एग्जाम में नहीं पूछता। कम ऑन, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 222B। अगर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर बोनस इशू किया जाता है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो मान लीजिए अगर कंपनी के शेयर होल्डर को डिबेंचर दिया, डिबेंचर स्टॉक दिया या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस ही क्यों ना इशू कर दिया हो, तो ये माना जाएगा डीम डिविडेंड। कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए 5 लाख के डिविडेंड डिबेंचर इशू कर दिए, किसको, शेयर होल्डर को। 4 लाख तक का आपका जनरल रिजर्व है, तो 4 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। फिर आता है 222C। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और ये कंपनी लिक्विडेशन में है, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और ये कंपनी कहां है बेटा, लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन में अपने असेट्स क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, किसको, शेयर होल्डर को। लिक्विडेशन में ये अपने असेट किसको ट्रांसफर कर देती है, शेयर होल्डर को। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 222D। अगर कंपनी क्या करती है, कभी भी रिडक्शन करती है अपने कैपिटल का, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। सो कंपनी अगर क्या करती है, रिडक्शन करती है शेयर कैपिटल का, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसे भी क्या माना जाता है, डीम डिविडेंड माना जाता है। फिर आता है 222E। अब मेरे दोस्त सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज पे पूछा जाता है तो वो है 222E, मतलब एग्जाम में अगर कुछ आएगा तो वो आएगा 222E। लेट्स फोकस ऑन 222E। अब 222E क्या कहता है, मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसने ऐसे शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दिया जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो लोन एंड एडवांस क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। सो वेयर एवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोजली हेल्ड कंपनी गिव्स एनी लोन्स और एडवांस टू द पर्सन हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सच लोन और एडवांस शैल बी कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड।
So loan and advance by private company, closely held company is treated as deemed dividend, again to the extent of accumulated profit. Substantial interest का मतलब क्या होता है? 10% ऑफ वोटिंग राइट। तो उस व्यक्ति को अगर आपने क्या प्रोवाइड किया है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है जिसके पास, उसको अगर आपने लोन या एडवांस दिया तो लोन या एडवांस की अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी। हालांकि ये सेक्शन जनरल ट्रेड एडवांसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है एज पर सर्कुलर नंबर 19 2017। अब यहां पे एक और बात आती है, मान लो उस व्यक्ति को ना देके आपने किसी अदर कंसर्न को दे दिया तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सो मान लीजिए विजय का किसी कंसर्न के अंदर में, किसी कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, लेट्स से 12%, विजय का एकत्वम लिमिटेड के अंदर में है। एकत्वम लिमिटेड मुझे लोन ना देके ऐसे कंसर्न में लोन दे देती है जहां पे मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मेरा जो स्टेक है लेट्स से 25% है, तो लोन या एडवांस मुझे ना देकर के उस फर्म को दे देती है जहां पे मेरा 20% से ज्यादा का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सो इन अदर कंसर्न सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? 20% ऑफ प्रॉफिट और 20% ऑफ वोटिंग राइट। तो विजय को ना देकर के पार्टनरशिप फर्म में दे देते हैं जहां पे विजय का 20% से ज्यादा का शेयर है। इस केस में भी सेक्शन 222E अप्लाई हो जाएगा और लोन्स एंड एडवांसेस को क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। हालांकि कुछ चीजें डीम्ड डिविडेंड के अंदर में कवर नहीं होती। कौन कौन सी? लोन्स एंड एडवांस गिवन इन द ऑर्डिनरी पर्पस, अगर ये ऑर्डिनरी बिजनेस का केस है तो इस पे डीम्ड डिविडेंड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। बायबैक के केस में डीम्ड डिविडेंड अप्लाई नहीं होता। डिविडेंड विच इज सेट ऑफ बाय कंपनी अगेंस्ट द लोन, अगर लोन के अगेंस्ट में इसे सेट ऑफ किया है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता विद इन द मीनिंग ऑफ 222E। एंड अगर वो ऑलरेडी किसी और सेक्शन सी या डी में कवर्ड है तो यहां पे वापस से डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। चेक कर लीजिए। यस सर, फाइनेंस एक्ट 2024 ने 222F ऐड किया है। जी हां, 222F ऐड किया है। बायबैक इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड, ऐसा कहता था 222E, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 ने अमेंडमेंट लेकर के आया 1/10/2024 से। तो ये अमेंडमेंट का इफेक्टिव डेट है 1/10/2024। तो 1/10/2024 के बाद अगर बायबैक हो रहा है तो जो अमाउंट दिया जा रहा है बायबैक पे उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। So, buyback of shares would be treated as deemed dividend in the hands of shareholder। पहले जब शेयर होल्डर को बायबैक का अमाउंट मिलता था ये एग्जम्प्ट होता था। 1/10/2024 के बाद अगर बायबैक मिलता है तो ये टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और जितना अमाउंट बायबैक में मिल रहा है पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? राइट। सो बायबैक पे जितना भी अमाउंट मिला, बायबैक अगर 1/10/2024 के बाद है तो बायबैक जितना अमाउंट मिला पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक में इस पे क्वेश्चन भी लिया है, तो वो क्वेश्चन जाकर के जरूर चेक कर लेना। यस मालिक, यहां आपका डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी ओवर होता है। चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP। अब देखिए क्या होता है, अगेन इंटरलिंकिंग से पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं इंटरलिंकिंग से पढ़ के ही मजा आता है। यस, अब जरा ध्यान से सुनिए ये किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए विजय है और विजय किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करता है। यहाँ पूरा आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP का एक इंटरलिंकिंग बना के रखा है, प्लीज इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब विजय सबसे पहले क्या करता है? प्रीमियम पे करता है। तो विजय को क्या मिलना चाहिए? डिडक्शन मिलना चाहिए। अगर उसने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया, द पेयर will get the deduction under section 80C, yes or no, if he has not opted for 115 BAC, right? याद आ रहा है? दूसरा अब LIC को जो अमाउंट मिल रहा है, राइट, LIC कभी ना कभी ये फाइनल अमाउंट देगा, हाँ या ना? If condition under 1010D is satisfied, final amount paid by insurance company including the bonus is exempt। तो जो भी फाइनल अमाउंट LIC किसको देगा? विजय को देगा। ये फाइनल अमाउंट एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन यहाँ पे अभी टेबल में नीचे लिखी है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला, विजय जो हर साल प्रीमियम पे कर रहा है, अगर उसने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो ही विल गेट डिडक्शन अंडर 80C। फाइनल अमाउंट जो LIC से मिल रहा है 1010D के अंदर में, वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। अब मान के चलो अगर 1010D के अंदर में एग्जाम्पशन नहीं मिला तो क्या होगा?
If the condition under 1010D is not satisfied, the said amount shall be taxable to payer under the head of IFOS at normal slab rate. अगर LIC का ये अमाउंट 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं हुआ बिकॉज 1010D की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल हो जाएगा. कहां? IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा. एट द सेम टाइम LIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो TDS डिडक्ट कर देंगे मेरा अंडर सेक्शन 194DA if the amount they are paying, that is premium they are paying exceed rupees 1 lakh. यहाँ प्रीमियम पेबल मतलब विजय द्वारा नहीं, जो कंपनी द्वारा अमाउंट पेबल है वो अगर 1 लाख से ऊपर चल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? TDS के लिए एलिजिबल हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट की जगह सम पेड वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप कंफ्यूज होने वाले होंगे तो. राइट तो चलो ध्यान से देखेंगे. पेयर अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है ATC में डिडक्शन मिलेगा इफ दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC. LIC जो फाइनल अमाउंट देगा इंक्लूडिंग बोनस वो एग्जम्प्टेड 1010D के अंदर में. अगर ये एग्जम्पशन नहीं मिलता बिकॉज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो जो फाइनल अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी IFOS के अंदर में. किस रेट पे? नॉर्मल रेट पे. साथ ही साथ LIC जब विजय को पेमेंट करता रहेगा तो वो TDS डिडक्ट करेगा 194DA के अंदर में. यही इंटरलिंकिंग है जो आपको सिर्फ आपके एग्जाम के लिए मदद नहीं करेगा. जब तक आप CA कोर्स में रहेंगे तब तक आपको ये इंटरलिंकिंग हेल्प करता रहेगा कि यार पेयर के हाथ में क्या हो रहा है, पेई के हाथ में क्या हो रहा है, TDS एस्पेक्ट कैसे वर्क करता है. यार पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना एक दो चीजों को इंटरलिंक करके, तब आपको अंदर से भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं यार मां कसम जो पढ़ा फुल रिस्पेक्ट, एकदम मजे से पढ़ा और समझ में भी आया. आप जब अपने दोस्तों को लाइब्रेरी में समझाओगे यार ये देख ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है, उसको भी समझ में आएगा. यहाँ डिडक्शन चैप्टर ऐड हो गया, एग्जम्पशन चैप्टर मिक्स हो गया, IFOS चैप्टर मिक्स हो गया, TDS चैप्टर मिक्स हो गया. ये चार चीजों का इंटरलिंकिंग आपको पढ़ के समझ में आता है कि हाँ यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पूरा का पूरा पावर पैक सेशन बनाया है कि पहले टैक्सेबल होगा क्या, कब टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा क्या, फिर टैक्सेबल होगा तो क्या TDS रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी क्या. ये सारी बातें है ना सिर्फ रिवीजन करके नहीं समझ में आएगी, इसको बहुत डिटेल में जब आप समझते हो ना तो मजा आ जाता है. बढ़ते हैं आगे. आपने कहा था कुछ कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है. अब ये कंडीशन क्या है अगर 1010D का एग्जम्पशन लेना है तो? अगर आपको 1010D का एग्जम्पशन लेना है तो आपकी कंडीशन ये है कि आपका प्रीमियम सर्टेन परसेंटेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए. आइए समझते हैं. अगर पॉलिसी का इशू डेट, हमेशा आपको फोकस करना है किसके ऊपर? पॉलिसी इशू डेट पे. अगर आपका पॉलिसी इशू डेट 2023 के पहले का है तो आप कोई भी सम पे करें, डजंट मैटर, पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है. अगर पॉलिसी आपकी 2012 के पहले की है, 2003 से 2012 तक की है, तो आपका प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सम अश्योर्ड. किसी भी साल में प्रीमियम आपका 20% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो जो फाइनल अमाउंट रिसीव हो रहा है वो एग्जम्प्ट होगा. अगर आपकी पॉलिसी 2012 से 2013 के बीच में है तो ये 20% ऑफ सम अश्योर्ड बिकेम 10% ऑफ सम अश्योर्ड. ये 20% ऑफ सम अश्योर्ड बिकेम 10% ऑफ सम अश्योर्ड. अगर आपका प्रीमियम किसी भी साल में 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा है तो जो फाइनल अमाउंट रिसीव हो रहा है वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. अगर आपकी पॉलिसी इशू डेट आफ्टर 2013 है, दैट इज आफ्टर 2013 है, तो नॉर्मल एसएससी के लिए 10% ऑफ सम अश्योर्ड एंड हैंडीकैप एसएससी के लिए 15% ऑफ सम अश्योर्ड की लिमिट है. अगर प्रीमियम नॉर्मल एसएससी के लिए 10% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा है या हैंडीकैप एसएससी के लिए 15% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं जा रहा है, तो होल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय LIC विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D. अब यहां पे एक अमेंडमेंट आया था. ये अमेंडमेंट था पॉलिसी इशू अगर आपकी 2023 के बाद की है. अगर आपकी पॉलिसी इशू डेट 2023 के बाद की है तो क्या होगा? पॉलिसी इशू डेट अगर 2023 के बाद की है तो 1010D का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब पॉलिसी का प्रीमियम एक्सीड नहीं कर रहा है 10% of sum assured or 15% of sum assured in case of handicap assessee, and the exemption would not be available if the premium payable also exceed rupees 5 lakh. यानी अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2023 के बाद ली है 1010D का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. कम अगेन. अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2023 के बाद की है तो 1010D का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. कंडीशन नंबर 1, आपका प्रीमियम 10% या 15% ऑफ सम अश्योर्ड के ऊपर नहीं होना चाहिए. कंडीशन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड ऑल्सो नॉट एक्सीड 5 लाख ऑफ अ सिंगल पॉलिसी और मल्टीपल पॉलिसी. ऑफ अ सिंगल पॉलिसी और मल्टीपल पॉलिसी. मान लीजिए आपके पास LIC का मल्टीपल पॉलिसी है, राइट. लेट्स से 3 पॉलिसी है. पहली 2 पॉलिसी का 5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा और तीसरी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 5 लाख के ऊपर जा रहा है. अब ऐसे केस में 1010D का एग्जम्पशन कब मिलेगा? पहली 2 पॉलिसी जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है इसका अमाउंट 1010D में एग्जम्प्ट हो जाएगा. लेकिन जो पॉलिसी जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपीस के ऊपर जा रहा है
वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगी। In case where premium is payable by person for more than one ULIP and aggregate premium payable on such policy exceed rupees 5 lakh for any of the previous year during such policies, then exemption would be available in respect of those LIP at the option of assessee whose aggregate premium does not exceed 5 लाख। तो तीन पॉलिसी है, लेट्स से पहले का 2 लाख है, दूसरे का 2 लाख है और तीसरी पॉलिसी का 6 लाख है। तो पहली दो पॉलिसी का जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तीसरी पॉलिसी जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए असेसी को अमाउंट ना मिल करके उसके किसी रिलेटिव को मिल जाता है ये पैसा उसकी डेथ पे, तो ऐसे केस में एनी सम इज रिसीव्ड अपॉन डेथ इज एग्जाम्प्ट, चाहे प्रीमियम कितना भी पे किया हो। अगर ये जो LIC का फाइनल अमाउंट मिल रहा है ये डेथ के बाद मिल रहा है किसी भी रिलेटिव के हाथ में, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट है, चाहे प्रीमियम कितना भी पे क्यों ना किया हो, चाहे प्रीमियम कितना भी पे क्यों ना किया हो। चेक कर लीजिए। फर्दर 1010D का एग्जाम्पशन नहीं मिलता कौन कौन से केसेस में, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमने IFOS में देखा है टैक्सेबल होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो डिसेबल पर्सन की 1080DD के अंदर मिली है उसको भी एग्जाम्पशन नहीं मिलता, और अगर ULIP में रिसीव्ड हुआ है तो 1010D में एग्जाम्पशन नहीं मिलता अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो। यस और नो। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बनाया है। मान लीजिए आपके पास सिंगल पॉलिसी है, प्रीमियम पेबल डज नॉट एक्सीड 5 लाख है, एट द सेम टाइम जो आपने प्रीमियम पे किया है वो 10% ऑफ सम अश्योर्ड से नीचे है, क्या करेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्पशन दे देंगे क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मान लीजिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है 5 लाख के ऊपर है, क्या होगा, फाइनल अमाउंट जो भी मिल रहा है उस पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम 5 लाख से ऊपर चल रहा है। मान लीजिए मल्टीपल पॉलिसी है, प्रीमियम किसी का भी 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा एग्रीगेट, और वो सब 10% ऑफ सम अश्योर्ड के नीचे है, पूरा का पूरा 1010D में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मान लीजिए मल्टीपल पॉलिसी है, प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है, क्या होगा, एग्जाम्पशन 1010D का नहीं मिलेगा। अगर एग्रीगेट प्रीमियम पेबल ऑन LIP एंड अर्लियर एग्जम्प्टेड पॉलिसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड, मान लीजिए पहली एग्जाम्पशन प्लस बाद की पॉलिसी सब मिला के भी 5 लाख से नीचे है और 10% से नीचे है, तो क्या होगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मान लीजिए एग्रीगेट प्रीमियम जो LIP के लिए पे हो रहा है एक्सीड कर रहा है 5 लाख रुपए से इंक्लूडिंग द अर्लियर एग्जम्प्टेड पॉलिसी, तो जो 1010D का एग्जाम्पशन है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है मालिक, चेक करो। डन। अब एक सवाल उठता है कि चलिए अगर IFOS में टैक्सेबल होगा, मान लीजिए अगर मुझे LIC से कोई सम आ रहा है और वो एग्जाम्प्ट नहीं है 1010D में, मतलब वो टैक्सेबल है, कहां टैक्सेबल है, IFOS में टैक्सेबल है, तो सवाल उठता है कितना टैक्सेबल होगा। तो इसी चीज के लिए आपको एक चीज दी है, रूल, दैट इज मैनर ऑफ कंप्यूटेशन, ये कितना टैक्सेबल होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े सिंपल शब्दों में बता दूंगा, कोई A-B और C-D पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक शब्द में समझा दूंगा, तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, मजा आ गया। अब समझना क्या बोल रहे हैं वो। अगर मुझे LIC से कोई सम मिल रहा है जो 1010D में एग्जाम्प्ट नहीं है, वो IFOS में टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो आप बोलोगे कितना टैक्सेबल है, सिंपली अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड, जितना अमाउंट आपको इंक्लूडिंग बोनस मिल रहा है वो इसमें से माइनस कर दो, आपने आज तक जितना अमाउंट पे किया है वो जो बैलेंस बच गया यही आपका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो। और खैर लॉजिकल भी है, इनकम टैक्सेबल है, भैया मेरे को जितना मिला में से मैंने जितना पे किया यही तो मेरी नेट इनकम हुई, मेरी नेट इनकम ही टैक्सेबल है। क्या आप जानते हैं 194DA के तहत जो TDS होता है वो भी इस डिफरेंस पे ही होता है, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड पे ही TDS होता है, जानते हैं आप। तो ये देखिए ए क्या है, सम रिसीव्ड अंडर द LIP, एंड बी क्या है, एग्रीगेट प्रीमियम पेड। तो ये A-B, C-D ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, वट एवर इज द अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड विल बी कंसिडर्ड एज इनकम अंडर द हेड ऑफ IFOS, और यही वो अमाउंट होगी जिसपे TDS भी होना चाहिए अंडर 194DA। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन है 57। सेक्शन 57 डील करता है ऐसे डिडक्शन जो आपको IFOS कंप्यूट करते वक्त मिल जाएंगे। सो द डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग IFOS विल बी अलाउड। कौन कौन से वो डिडक्शन है? पहला आपने मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ लिया है डिविडेंड का, कि अगर कोई डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम आपने अर्न की है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस और नो, राइट। दूसरा हमारा, आपने एनी अमाउंट पेड एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड, अगर आपने कुछ किया है इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन।
नेक्स्ट रेंटल इनकम अगर आपको आ रही है प्लांट एंड मशीनरी की, जो आप आईएफओएस में टैक्सेबल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू रिपेयर्स के खर्चे हैं या डेप्रिसिएशन के खर्चे हैं जो सेक्शन 32 के हिसाब से कंप्यूट किया है, वो आप माइनस कर सकते हैं। अगर रेंटल इनकम आपने आईएफओएस में डाला तो उससे रिलेटेड रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन आप यहां क्लेम कर सकते हैं। यही रेंटल इनकम आप पीजीबीपी में डालते हैं तो उन सेक्शन में आप क्लेम करेंगे। यस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आप पढ़ चुके हैं फैमिली पेंशन से रिलेटेड। याद करके देखिए फैमिली पेंशन से रिलेटेड कितना था, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर। याद आ रहा है क्या? लेकिन अगर आप मई 25 या नवंबर 25 दे रहे हैं तो एंड 115 बीएससी ऑप्ट कर ले रहे हैं तो आपके लिए 25,000 है, ये 15,000। तो पहले ये लिमिट कितनी थी, 15,000 थी, और मई 25 नवंबर 25 के लिए ये लिमिट कितनी कर देंगे, 25,000 कर देंगे। नेक्स्ट आता है एनी अदर एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर अर्निंग आईएफओएस। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो आईएफओएस अर्निंग के लिए किया गया है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। फिर हमने बात करी थी, ये भी हमारा हो चुका है, याद करिए, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन में 50% जो भी इनकम आ रही है उसका 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन का 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। याद आ रहा है मालिक आपको? यस, चेक कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 58। मेरे दोस्तों मतलब लगभग हम लोग आईएफओएस को खत्म करने के लिए आ गए हैं एंड आई एम श्योर कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। सेक्शन 58 कहता है आईएफओएस कंप्यूट करते वक्त कौन कौन से डिडक्शन अलाउड नहीं है। सो व्हाट ऑल आर द डिडक्शंस व्हिच आर नॉट अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग आईएफओएस? फर्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड फ्रॉम आईएफओएस। सेकंड, इंटरेस्ट सैलरीज व्हिच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस। सो अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है आउटसाइड इंडिया जिस पे टीडीएस से डिडक्ट नहीं किया तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, 100% डिसअलाउड। कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 और 35,000 इन केस ऑफ जीटीए। ये तो आपने पीजीबीपी में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 48(3) ये कहता है अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ऊपर या जीटीए को पेमेंट कर रहे हैं कैश में 35,000 के ऊपर, द होल ऑफ सच सम विल बी डिसअलाउड। अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं विदाउट टीडीएस तो 30% विल बी डिसअलाउड। यही चीज हमें 40A में भी देखने को मिलती है, यहां पे भी एज इट इज एप्लीकेबल है। मान लीजिए आप कोई रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं जिस पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 30% ऑफ सच पेमेंट विल बी डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग आईएफओएस इनकम। और हम एक बात सभी जानते हैं कि कैजुअल इनकम से रिलेटेड या ऑनलाइन विनिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, तो ये भी अलाउड नहीं होने वाले। तो एक बार चेक कर लेना, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, नॉन रेसिडेंट को विदाउट टीडीएस दिया अलाउड नहीं है, कैश एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10,000 या 35,000 इन केस ऑफ जीटी अलाउड नहीं है, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और कैश दैट इज कैजुअल इनकम एंड ऑनलाइन बिलिंग से रिलेटेड इनकम अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा आईएफओएस का चार्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। फाइनल वालों, क्या तुमने कभी सोचा था कि इतने जल्दी आईएफओएस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दोगे? अगर नहीं तो भैया आप इसे अपने सभी दोस्तों तक के पहुंचाए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सीए विजय साडा के नाम से मैं मिल जाऊंगा आपको, कुछ कहना है तो। और ये चार्ट आपका पूरा का पूरा आईएफओएस का दोस्त इस तरीके से कंप्लीट होता है। अदर प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपका फर्दर चार्ट रिवीजन करवाए हैं। अब सभी तुम फाइनल वालों को क्या करना है, रेगुलर क्लास में हमने जितने क्वेश्चन लिए थे वो करना है। क्वेश्चन बैंक दैट इज एमआरपी, क्वेश्चन बैंक को आपको जाना है, पूरा सॉल्व करना है इसके बाद, क्योंकि टॉपिक आपका फटाफट रिवाइज हो चुका है। आपको जाना है, जाकर के फटाफट उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने हैं। मैंने ऑडियो रिवीजन आपके क्लास में करवाया है, रेगुलर में भी फास्ट ट्रैक में भी, उस ऑडियो रिवीजन को भी एक बार सुन लेना। खत्म पूरा का पूरा टॉपिक, यस और नो? तो सर थैंक यू सो मच, मिलूंगा मालिक आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बाय बोलो बच्चों।